इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023। तो शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। ओके, तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है। कैसी रिपोर्ट होती है? वार्षिक रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। किसमें लेखा जोखा होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मुख्य आंकड़े क्या किए जाते हैं? पेश किए जाते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों के रुझानों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है। ओके, इसे वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में कौन तैयार करता है? आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास जान लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण है 1950 से 1951 के बीच में किया गया था। कब किया गया था? 1950 से 1951 के बीच में। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1964 से पहले यह बजट का ही हिस्सा होता था, लेकिन इसे 1964 में ही क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अब इसे बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। कब किया जाता है जारी? एक दिन पहले। और तब से लेकर अभी तक यही परंपरा चली आ रही कि बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं। पहले भाग में देश की वर्तमान स्थिति, आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण होता है, और दूसरे भाग में स्वास्थ्य, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और मानव विकास सूचकांक जैसे विभिन्न मुद्दों पर यह केंद्रित होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि हु प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2023। तो 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उसके ऑफिशियल्स के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग, यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा ये तैयार किया जाता है। क्या? इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड। तो इसको मैंने फैक्ट्स में भी डिस्कस कर दिया था। इसको प्रेजेंट किया गया था 1950 से 1951 के बीच में। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट किया जाता है? तो इसको प्रेजेंट किया जाता है एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसका मैंने जो फैक्ट्स बताया था स्टार्टिंग में, उसमें मैंने बताया था। तो लेकिन इसके बारे में और चीज जान लेते हैं कि 1964 तक तो साथ ही था, लेकिन 1964 के पहले तक तो एक ही साथ प्रेजेंट किया जाता था बजट के साथ ही, लेकिन 1964 में से अलग कर दिया गया था, और यह प्रथा आज भी जारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसने पेश किया? तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करेंगे? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पेश किया गया। पांचवा प्रश्न है कि बजट सत्र निम्न में से किसके संबोधन से शुरू होता है? तो बजट सत्र जो शुरू होता है वो शुरू होता है प्रेसिडेंट के संबोधन के बाद। किसके संबोधन के बाद शुरू होता है? प्रेसिडेंट के संबोधन से शुरू होता है बजट सत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये जो अनुमान है वो कितना है? 1 मिनट प्लीज, मैं हाइलाइटर को ले लूँ। 6.0 टू 6.8%। ओके, तो इतना वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। ओके, 2023-24 के लिए है। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो है अगले वित्तीय वर्ष में नॉमिनल के संदर्भ में, नॉमिनल जीडीपी होना चाहिए था यहाँ पे, नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की कितनी ग्रोथ की उम्मीद है? यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 एक्सपेक्ट्स हाउ मच ग्रोथ इन जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स, इन विच टर्म? नॉमिनल टर्म्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो उम्मीद है वो है 11% की उम्मीद। अब हम जानते हैं का प्रयास, अब हम जान लेते हैं आगे चलकर कि ये नॉमिनल जीडीपी होता क्या। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी के पहले जीडीपी के बारे में जान लेते हैं कि जीडीपी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है रियल जीडीपी
और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी से अधिक होती है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? देश की जीडीपी से अधिक होती है, क्योंकि इसमें महंगाई की वैल्यू जुड़ी होती है, इसलिए ये नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अधिक होती है। क्योंकि रियल जीडीपी का कितना मान लगाएगा? 6 से 6.8 के बीच में, लेकिन नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 11%। अब हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीडीपी होता है क्या। तो जो जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है कि एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं का कुल वैल्यू होता है। सभी सामान और सेवाओं का कुल वैल्यू होता है किसी एक देश के अंदर एक साल में, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। जीडीपी के आंकड़ों से आम लोगों का भी असर पड़ता है। ठीक है, अगर जीडीपी के आंकड़े सुस्त होते हैं तो देश की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। जीडीपी के कम होने की वजह से लोगों की औसत आय क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है कि जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था की क्या होती है? सेहत होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये कम होगी तो लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं और कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है, तो जीडीपी की जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, रियल जीडीपी कब होगा प्राप्त? जब हम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की गणना किस पर करेंगे? हम किसी एक वर्ष को जो आधार लिए हुए हैं, जिस वर्ष को, उस आधार पर हम करेंगे तो वो रियल जीडीपी कहलाएगी। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना बाजार मूल्य, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या है? बाजार मूल्य या करंट प्राइस पर, बाजार मूल्य या करंट प्राइस पर की जाती है, तो जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जो रियल जीडीपी होता है उसकी गणना कैसे की जाती है? आधार वर्ष, ठीक है, या स्थिर प्राइस, जिसको फिक्स किया जाता है, प्राइस किसी ईयर को फिक्स कर लिया जाता है, उसके आधार पर जो जीडीपी आती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। और जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस, ठीक है, उसके आधार पे जो बाजार मूल्य और सेवाओं की जो गणना की जाती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो इसमें महंगाई की वैल्यू भी क्या होती है? जुड़ी होती है नॉमिनल जीडीपी के अंदर, इसलिए नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अधिक होती है। अब जीडीपी को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम है, जिसे कहा जाता है मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये 1993 में तय किया गया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे SNA 93 के नाम से जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कि अंग्रेजी में IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने तैयार किया है। ठीक है, तो इसको किसने तैयार किया है? अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 को किसने तैयार किया है? तो इन सब ने मिलकर तैयार किया है। भारत की जीडीपी की गणना तिमाही दर, ठीक है, तिमाही दर पर होती है। भारत में कृषि, उद्योग, सेवा 3 अहम हिस्से होते हैं जिनके आधार पर जीडीपी तय की जाती है। तो ये था डिफरेंस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। ओके, तो इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो है थर्ड। ओके, क्या पोजीशन है? थर्ड। तो इंडिया जो है वो पीपीपी के मामले में कितने नंबर पे? थर्ड में। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। लेकिन पीपीपी की बात होगी, पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इसमें इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। ओके, परचेजिंग पावर में कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। लेकिन वर्ल्ड की जब इकोनॉमी की बात होगी जीडीपी के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में, उद्यम क्षेत्र में ऋण वृद्धि, किस चीज की बात हो रही है? ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से उच्च रही है, ये कितना परसेंट है? तो ये जो ऋण वृद्धि हुई है वो हुई है कितने परसेंट? 30.5% हुई है ऋण वृद्धि। किस क्षेत्र में? एमएसएमई सेक्टर में। किस सेक्टर में? एमएसएमई। मीडियम, एम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम और ई फॉर एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। तो केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 63.4%। कितनी वृद्धि हुई है? 63.4%।
अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है कितने? आरबीआई प्रोजेक्टेड हाउ मच हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फिजिकल ईयर 22-23 ये होना चाहिए था। तो ये है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया गया आरबीआई के द्वारा, वो है 6.8%। कितना है? 6.8%। अब जान लेते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति होता है क्या। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है? कच्चा, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर तैयार की जाती है। किसके आधार पर तैयार की जाती है? सीपीआई। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधनों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में किसको किसको शामिल किया जाता है? तो खाद्य और ईंधन की कीमत में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको शामिल किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति वो है जिसमें खाद्य एवं ईंधनों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। तो दो तरह की मुद्रास्फीति की बात हो रही है यहाँ पे, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन में ये सभी शामिल होंगी, जो कीमतों को उतार चढ़ाव वो सब, लेकिन कोर में ये उतार चढ़ाव कीमतों की शामिल नहीं होंगी। अगला प्रश्न, फिजिकल ईयर 2023 एवरेज जीएसटी कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बाय। तो फिजिकल ईयर 2023 में सरकार ने औसत जीएसटी संग्रह में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है लगभग 1.49 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। ओके, कितनी वृद्धि हुई है? 1.49 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस एनपीए रेशियो एट अ 7-year लो ऑफ हाउ मच परसेंटेज। यानी कि जो एनपीए है, जिसको पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशियो है वो 7 ईयर के लो पर है। तो आखिर कितना परसेंट पे है? तो वो है 5%। कितना परसेंट पे? 5%। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2005 से 2019-20 के वर्षों के दौरान सरकार ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो कुल लोग जो बाहर निकले हैं गरीबी से वो लगभग है 41.5 करोड़। ये कब से कब तक के बीच का आंकड़ा है? ये 2005 से 2019-20 तक का। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय सरकार का सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2022-23 तक बढ़ा। 21-22 से 22-23 के बीच की बात हो रही है। किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो सामाजिक सेवा क्षेत्र। ओके, तो सामाजिक सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो ये 0.5% का। किस गवर्नमेंट की बात हो रही है? केंद्रीय सरकार की बात हो रही है। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।